देखिए, आप लोगों ने कल समाव्यवस्था की परिभाषा पढ़ी थी और ये पढ़ा था कि समाव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि समाव्यवस्था की परिभाषा हम कैसे याद करेंगे। क्या बताया था कि जब ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब बात यह आती है कि भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न कैसे हो जाते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि दो आदमी हैं और दोनों आदमी कैसे हैं, देखने में एक जैसे होते हैं, उनके शरीर के अंदर हड्डियां भी होती हैं, एक जैसी ही होती हैं, उनके शरीर में बहने वाला खून भी एक ही रंग का होता है और ज्यादा सारी की सारी जो संरचना शरीर की होती है वो दोनों की एक जैसी होती है, लेकिन दोनों के स्वभाव अलग अलग होते हैं। दोनों, किसी को मीठा अच्छा लगता है तो किसी को खट्टा अच्छा लगता है, ऐसी बात हो गई थी। मैंने ये भी कहा था कि अगर उनकी शारीरिक बनावट को ध्यान में रखा जाए तो भी हो सकता है उसमें भिन्नता होगी, लेकिन अगर दोनों के शारीरिक संरचना का अध्ययन किया जाए तो शारीरिक संरचनाएं एक जैसी होती हैं, लेकिन उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, आपको याद होगा, मैंने कहा कि दो आदमी हैं, एक उसमें से विकलांग है, दोनों को दौड़ा दो और दोनों को दौड़ा दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, कौन तेज भाग जाएगा। भाई दोनों के शरीर में हड्डियां हैं, दोनों के शरीर में खून है, हार्ट है, लीवर है, आते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो दोनों की कार्य करने की प्रवृत्ति अलग अलग हो जाएगी। एक तो फटाक से दौड़ जाएगा, दूसरा दौड़ेगा नहीं। तो अगर हम अपनी भाषा में कहें यहाँ पर तो उसको भी हम समावयवी यौगिक कह सकते हैं, उनको हम समावयवी इंसान कह सकते हैं। तो फिर बात क्या हो गई कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं, परंतु भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं। मैंने कल बताया था कि दो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। पहला तरीका मैंने कहा था कि संरचनात्मक समावयवता। क्या बताया था, संरचनात्मक समावयवता, और दूसरा बताया था मैंने त्रिविम समावयवता। यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी संरचनाओं में भिन्नताएं हो तो ऐसे समावयवी संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि संरचना में कौन कौन सा डिफरेंस हो सकता है। जैसे मनुष्य की संरचना में डिफरेंस क्या हो सकता है, किसी की आंख काली, किसी का हाथ टेढ़ा, कोई पैर से विकलांग, कोई मुंह से तुतला रहा, कोई कान से बहरा, ये उसकी संरचना के विकार हैं। जिस प्रकार से मनुष्य की संरचना के विकार हो सकते हैं कि एक आंख काली, या दोनों आंखें नहीं, या कान नहीं, या हाथ नहीं, या पैर नहीं, ऐसे ही अगर हम सोचे यहां पर तो समावयवता में भी वही बात होती है। मैंने पहली बताई थी कि श्रृंखला समावयवता, चेन समावयवता, परिभाषा वही। क्या परिभाषा, कि यौगिकों के अणुसूत्र कैसे होंगे, समान होंगे। यौगिकों के अणुसूत्र समान होंगे लेकिन उनकी कार्बन की श्रृंखलाएं जो होगी वे भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित होंगी। जब कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता होगी तो ऐसी समावयवता को हम क्या कहेंगे, श्रृंखला समावयवता। याद है ना आप लोगों को, याद है जी। फिर दूसरी बात आती है कि स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थान समावयवता आप लोग साथ में लिखते भी चलेंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेरे साथ में ही नोट कर लेंगे आप। अगर आपको आवश्यकता लगती है या छूट जाता है तो आप वीडियो को पुश करके भी उसको नोट कर सकते हैं। कंप्लीट नोट आपको यहाँ पे मिलेगा, इसलिए सभी लोगों को इस वीडियो को आखिरी तक देखना चाहिए। और यहाँ से, और अगर आपको तब भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमको क्वेश्चन वहां पे कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपके उसके क्वेश्चंस के सारे जवाब हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। स्थान समावयवता में क्या करेंगे कि जब यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, जब यौगिकों के अणुसूत्र
समान होते हैं, परंतु कार्बन की श्रृंखला में प्रतिस्थापी कार्बन की श्रृंखला में प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह या बहुबंध, बहुबंध का मतलब मल्टीप्ली बॉन्ड, और मल्टीप्ली बॉन्ड का मतलब होता है कि द्विबंध या फिर त्रिबंध, द्विबंध या फिर त्रिबंध के स्थान में भिन्नता हो। तो ऐसे यौगिकों को स्थान समावयवी यौगिक और इस घटना को स्थान समावयवता कहते हैं। तो परिभाषा भी आपके लिए कठिन नहीं है। मुख्य बात यहां पे क्या है कि प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह या मल्टीप्ली बॉन्ड के जब स्थान में भिन्नता उत्पन्न होती है या स्थान भिन्न भिन्न होते हैं तो ऐसे समावयवियों को क्या बोलते हैं हम लोग हैं, स्थान समावयवी बोलते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए यहां से इसका एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में एक हम अणुसूत्र ले लेते हैं, अणुसूत्र C4H8 के निम्नलिखित समावयवी संभव है। अब समावयवी बनाने के लिए एक तरीका मैंने कल बताया था, फिर से आप देख लीजिए। यहां पर सबसे पहले नंबर पे हम वही काम करेंगे कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या देखिए। कार्बन के परमाणुओं की संख्या यहां पर कितनी है, 4। तो सबसे पहला जो समावयवी बनाएंगे उसमें हम को दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब स्ट्रेट लाइन बन गई यहां पर, इसमें हमको 8 हाइड्रोजन को एडजस्ट करना है। 8 हाइड्रोजन को हम यहां पे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, यहां पे देखिए 3 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2 और यहां पर 2, इस हिसाब से तो 10 हाइड्रोजन यहां पे आ जाएंगे। 10 हाइड्रोजन को की आवश्यकता भी नहीं यहां पर, और हमारे पास अणुसूत्र में 10 हाइड्रोजन है भी नहीं। अब देखिए यहां से एक डबल बॉन्ड मैंने यहां पे लगा दिया तो हमारा ये पहला समावयवी बन गया। ठीक, अगर इसका अणुसूत्र आप इससे मिलाओ तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4, ये कार्बन कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन की संख्या मिला लो तो 3 3 6 7 और 1 8, ये पूरा 8 हाइड्रोजन हो गया जाएगा। मतलब ये समावयवी इस वाले अणुसूत्र का को फॉलो करता है। ठीक, अब यहां पे बात आ गई कि आपको मैंने पहले IUPAC भी पढ़ा रखी है, तो सभी लोग क्या कर सकते हैं, इसका IUPAC नाम तो कर लेंगे सब लोग ना, कर लेंगे कि नहीं। ठीक है, तो नंबरिंग करके 1 2 3 और ये 4, क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूट 2 इन इसका नाम हो जाएगा। और अब क्या होगा कि जो अगला समावयवी होगा उसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा, अणुसूत्र यही रहेगा, लेकिन ये जो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आपको लगाई दिखाई दे रहा है,
इसका स्थान बदल जाएगा। अगर ये अपना स्थान बदलता है तो जैसे देखिए यहां से 1 4, ये मैंने यहां पे इस प्रकार से मैंने यहां पर दूसरा समावयवी बना लिया। परिवर्तन क्या हुआ? कोई खास परिवर्तन नहीं है। नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। इसका भी अगर सूत्र मिला लेते हैं तो 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 2 5 7 और 1 8 हाइड्रोजन हो गए जाते। अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको परीक्षा में 2 क्वेश्चन ये दे दिए जाए ऐसे और पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा समावयवी संभव है या इन यौगिकों में कौन सा समावयवी होगा, तो आप क्या चीज देखोगे कि इसका नाम लिखोगे दोनों का, और नाम लिखने के बाद में आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है और यहां पर डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है। जब डबल बॉन्ड 2 नंबर पे 1 नंबर पे मतलब डबल बॉन्ड के स्थान में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड के स्थान में जब परिवर्तन आ रहा है इसका मतलब यहां पर कौन सी समावयवता हो गई? इसका मतलब यहां पर स्थान समावयवता हो गई। नई बात समझ में आई? समझ में नहीं आई ना? इतनी आसान सी बात तो समझ में भी आ जानी चाहिए, और नहीं आई है तो फिर से एक बार देख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बस। क्या मैंने परिभाषा इसकी बताई? मैंने कहा कि जब यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, यहां देखिए ना, यहां पे एक यौगिक ये है और एक यौगिक ये है, दोनों में समानता क्या है कि दोनों के अणुसूत्र कैसे हैं? C4H8 है। दोनों के अणुसूत्र जब एक ही है कि नहीं, तो परिभाषा क्या हो गई कि जब यौगिकों के अणुसूत्र कैसे होते हैं? समान होते हैं, परंतु उनमें और कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? उनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर कोई क्रियात्मक समूह, या फिर कोई प्रतिस्थापी, ठीक, के स्थान में अगर भिन्नता हो जाती है तो ऐसे यौगिकों को हम लोग समावयवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समावयवी बोलेंगे। और किस प्रकार की समावयवता यहां पर है? स्थान में भिन्नता है, संरचना है ये, संरचना में क्या परिवर्तन हो रहा? जैसे मैंने बताया था, किसी की आंख फूटी, अणुसूत्र तो वही है लेकिन आंख नहीं है, तो यहां पर अणुसूत्र तो वही है लेकिन डबल बॉन्ड, ऐसे कान यहां की जगह यहां पे लग गया करके, कान यहां का कान यहां पे लग गया करके, तो क्या हो जाएगा? तो कान के स्थान में भिन्नता हो गई। आदमी ये और हम एक जैसे, इनका कान यहां लगा, मेरा कान यहां लगा, किसमें परिवर्तन हो गया? संरचनात्मक परिवर्तन है ये। कैसा? संरचनात्मक परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन किस बात में है? कान में परिवर्तन है। तो यहां पर ये दोनों यौगिक अणुसूत्र तो एक ही हैं, लेकिन परिवर्तन किस बात का है? डबल बॉन्ड के स्थान में भिन्नता है, इसलिए यहां पर समावयवता कौन सी होगी? स्थान समावयवता होगी। वेरी गुड, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अभी यहां पे बात और भी है कि प्रतिस्थापी मैंने बात करी तो बहुत से स्टूडेंट प्रतिस्थापी भी भूल गए होंगे और बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। आप बताओ तो थोड़ी, आपके मन में तो होगा ये प्रतिस्थापी कौन चिड़िया है कि नहीं? प्रतिस्थापित चिड़िया कौन है, तो उसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापी का मतलब है कि जो ये मुख्य श्रृंखला है इससे कोई और एक श्रृंखला लगी हुई। प्रतिस्थापियों में मुख्य रूप से आपके एल्किल समूह होते हैं, एल्किल समूह। और एल्किल समूह तो बड़ा आसान सा तरीका है, मैंने आपको बता रखा है कि एल्किल समूह होते क्या चीज है। मैंने कहा था कि एल्केन से एक एच हटा दो, एल्केन से एक एच हटा दो हमेशा के लिए, और जब एल्केन से एक एच हटा दोगे तो जो समूह बचता है, ठीक, उसको क्या बोलेंगे? एल्किल समूह बोलते हैं। जैसे कोई आदमी है, ठीक है, उसका हाथ काट दो, क्या बचेगा? हाथ वाली जगह तो खाली रहेगी, नहीं खाली रहेगी, मतलब फ्री बैलेंस से खाली रहेगी, लेकिन उसका नाम क्या था? लूला। हो जाता कि नहीं होता? उसका नाम चेंज कर दिया तो अब एल्केन का आपने एक एच हटा ही दिया तो वो भी तो लंगड़ा हो गया, उसका नाम क्या हो जाएगा?
उसका नाम हो जाएगा एल्किल समूह। मतलब एल्केन से जब एक H परमाणु विस्थापित कर दिया जाता है तो बचे हुए समूह को क्या कहते हैं? एल्किल समूह कहते हैं। जैसे मीथेन है, इससे एक H हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? मीथेन से मेथिल, मीथेन से मेथिल, इथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल, पेंटेन से पेंटिल। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एल्किल समूह। कहां से आए? एल्केन से आए। कैसे आए? एक H विस्थापित कर देने पर जो शेष समूह बचता है उसको क्या कहते हैं? एल्किल समूह। और एल्किल या जो प्रतिस्थापी की बात हुई, एक तो ये एल्किल समूह हो गया। दूसरा प्रतिस्थापी क्या हो सकता है? हैलोजन। हैलोजन जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्रतिस्थापी माने जाएंगे। तो दो चीजें तो आप यहां पे जान लो कि हैलोजन और एल्किल समूह दोनों क्या होंगे? प्रतिस्थापी होंगे। और अगर इनके स्थान में भिन्नता आती है तो इसका मतलब यहां पर कौन सी समावेशता हो जाएगी? स्थान समावेशता हो जाएगी। आप बोलोगे तो नहीं, ये तो नहीं बोलना चाहिए आपको भाई, मैंने बड़ा टाइम ले लिया इसके ऊपर। अगली समावेशता के बारे में बात करते हैं। अगली समावेशता कौन सी हो जाएगी? संरचनात्मक समावेशता में अब तक के आपने दो समावेशताएं पढ़ी हैं। कौन कौन सी? एक पढ़ी आपने श्रृंखला समावेशता, दूसरी आपने पढ़ी है स्थान समावेशता। याद रखिए ना दिमाग में, पहले कौन सी पढ़ी है? श्रृंखला समावेशता, दूसरी कौन सी पढ़ी है? स्थान समावेशता, और तीसरी पढ़ने जा रहे हम लोग हैं क्रियात्मक समूह समावेशता। क्रियात्मक समूह समावेशता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है। चलिए, वे समावयवी जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सूत्र समान होते हैं। वे समावयवी जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु क्रियात्मक समूह में भिन्नता होती है। क्रियात्मक समूह में भिन्नता होती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें क्रियात्मक समूह समावयवी बोलेंगे। उन्हें क्रियात्मक समूह समावयवी कहते हैं। और इस घटना को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नोट हो गया होगा? फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण ले लेते हैं। अणुसूत्र C2H6O, C2H6O के निम्नलिखित समावयवी हैं। निम्नलिखित समावयवी है। पहला समावयवी इसका देखिए आप यहां से कि CCOH, CH3 CH2OH। अणुसूत्र मिला लीजिए, कार्बन की संख्या 1 और 2
और हाइड्रोजन की संख्या 3, 2, 5 और 1, 6 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। अब यहां से आप क्रियात्मक समूह पहचानिए। ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्कोहल। कौन सा है? मतलब ये वाला समावयवी क्या है? एल्कोहल है, एल्कोहल। जबकि दूसरा वाला देखिए और पहचान लीजिए, पहचान गए होंगे, ये क्या है? ईथर। दोनों के अणुसूत्र को मिला लीजिए, कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 6, ऑक्सीजन की संख्या 1। ठीक है, तो दोनों के अणुसूत्र कैसे हैं? एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में क्रियात्मक समूह कैसा है? भिन्न भिन्न है। इसलिए यहां पर कौन सी समावयवता हो जाएगी? इसलिए यहां पर क्रियात्मक समूह समावयवता हो जाएगी। आज के लिए इतना ही आप लोग पढ़ पाएंगे, और इसके आगे की जितनी वीडियो है वो हम अपने अगले लेक्चर में ले लेंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरा का पूरा कंटेंट देंगे। आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए यहां से, और बाकी की घटनाएं, बाकी की जितनी भी इसके टॉपिक हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। थैंक यू।